Himanshi Sija. Welcome back to my channel. I hope all you are doing your study very well. So today in this video we are going to discuss about types of macroeconomics. This is part 3 of this chapter. Before this we have already done part 1 and part 2 in which we studied about meaning and assumption of macroeconomics. एंड अगर आपने मीनिंग या assumption वाली वीडियो नहीं देखी देन आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ आप जाके चेकआउट कर सकते हैं. एंड अब विदाउट डिले हम स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स. सो हेयर वी हैव 3 टाइप्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स. फर्स्ट इज स्टैटिक मैक्रो, सेकंड इज कंपैरेटिव स्टैटिक मैक्रो, देन थर्ड इज डायनामिक मैक्रो. ओके, तीनों को ही हम डिटेल में स्टडी करते हैं कि हमारे जो भी मैक्रो इकोनॉमिक्स के टाइप्स हैं क्या मीनिंग है सभी का. ओके, फर्स्ट करते हैं हम स्टैटिक मैक्रो. अब स्टैटिक मैक्रो को समझने से पहले हमें थोड़ा सा एक डायग्राम इसका समझना पड़ेगा कि एग्रीगेट डिमांड क्या होता है, एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है. ओके, तो पहले आप एक फॉर्मूला समझिए, एक इक्वेशन समझिए. y इज इक्वल टू सी प्लस आई, वेयर y क्या है, नेशनल इनकम या फिर एग्रीगेट इनकम, नेशनल इनकम. ओके, अब नेशनल इनकम या फिर एग्रीगेट इनकम किसको मिला के बनेगी, कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट को मिला के. कंजप्शन मीन्स सी एंड आई इज इन्वेस्टमेंट. ओके, कैसे बनी इक्वेशन, अगेन देखिए, y इज इक्वल टू सी प्लस आई. y कैसे बनेगा आपका, y कैसे बनेगा, कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट को जब ऐड करोगे ना वो बनेगी आपकी इनकम. कैसे बनती है, देखो ये इनकम, जितनी भी आपकी इनकम है, लगा लो आपके पास 100 इनकम आई, हम सिंगल छोटी अमाउंट लेके चल रहे हैं एक बार एग्जांपल के लिए. हमारे पास 100 रुपीज़ है, हमारी इनकम आई है पर डे की, लगा लो पर मंथ की एक बार लगा लो, उसमें से हम कंज्यूम कर लेते हैं 60 रुपीज़ डेली, तो बाकी क्या करेंगे, हम इन्वेस्ट करेंगे 40. ओके, तो हमारी इक्वेशन यही होती है कि हमारे जितनी भी इनकम है वो किस किस को मिला के बनेगी, कंजप्शन को और इन्वेस्टमेंट को मिला के. एग्रीगेट सप्लाई कर्व. ओके, एग्रीगेट सप्लाई कर्व आपका ऐसे बनेगा, 0 से स्टार्ट होगा और 45 डिग्री एंगल से बनेगा, और एग्रीगेट डिमांड आपकी स्टार्ट होगी इस पॉइंट से. दिस इज एग्रीगेट डिमांड. एंड जहाँ एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड एक दूसरे के इक्वल आ जाएंगे, दैट इज इक्विलिब्रियम पोजीशन. कौन सी पोजीशन, इक्विलिब्रियम. कौन सी इक्वेशन, इक्विलिब्रियम सिचुएशन, दैट इज ई हियर, where AD is equal to AS, that is equilibrium equation, yes situation. ओके, अब स्टैटिक मैक्रो की आपने इक्वेशन तो समझ ली कि y किसके इक्वल होता है, C प्लस आई के इक्वल. इनकम किसके इक्वल होती है, कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट, यहाँ क्या आएगा, कंजप्शन आएगा. ओके, अब थोड़ा सा और हम मीनिंग की क्लैरिटी करते हैं इसमें ही स्टैटिक मैक्रो की. It analyzes certain aggregate relations in the stationary state but throws no light on the process by which find equilibrium is reached. कहते हैं मैक्रो जो हम ये स्टैटिक मैक्रो है, ठीक है, रिलेशन तो बता रही है बट किस स्टेट में, स्टेशनरी स्टेट में. स्टेशनरी स्टेट का मतलब होता है कांस्टेंट स्टेट, कुछ भी जो हमारे फैक्टर्स है वो चेंज नहीं हो रहे, उस स्टेट में तो इक्विलिब्रियम बता रहा है कि जब हमारा एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल आ जाएगा देन आपकी इक्विलिब्रियम सिचुएशन आ जाएगी. ठीक है, इक्विलिब्रियम सिचुएशन तो बता दी कि ADAS आ गया, किस स्टेट में बताई, सिर्फ स्टेशनरी स्टेट में, और ये भी नहीं बताया कि कैसे इक्विलिब्रियम ये आया. ठीक है, दिस इक्वेशन सिंपली टेल्स दैट y इज इक्वल टू एग्रीगेट ऑफ C प्लस आई.
but it fails to throw light on the process by which this equality between y on the one side and c on the other side has been reached. ऐसा कुछ बताया ही नहीं गया कैसे ये इक्वल है। ये तो हम मान के चल रहे हैं ठीक है, कंजप्शन जितनी भी है और इन्वेस्टमेंट जितनी भी हमने मार्केट में की है तो उन सबका टोटल क्या होता है, इनकम। बट कहते हैं स्टैटिक मैक्रो ने कुछ भी हमें एक्सप्लेनेशन दी ही नहीं। ओके, स्टैटिक मैक्रो ये कहते हैं। और नेक्स्ट टाइप इज कंपैरेटिव मैक्रोस्टैटिक। अभी हमने किया है फर्स्ट टाइप, जिसमें हमने ये पढ़ा कि स्टैटिक ही मैक्रो है, कुछ भी चेंजेस नहीं है, हमने स्टैटिक ही स्टडी करनी है, जिसमें y किसके इक्वल है, c प्लस आई की। ओके, अब कंपैरेटिव मैक्रोस्टैटिक क्या कहती है वो देखते हैं। We know that various macro variables like total consumption, total investment, total income goes on changing with the passage of time. अब ये स्टैटिक क्या कहती है, कहते हैं कि ठीक है आपने स्टैटिक में मैक्रो में यही पढ़ा कि सब कुछ कांस्टेंट रहेगा, बट एक्चुअल में तो ऐसा नहीं होता। जो कंजप्शन है वो भी चेंज होती रहती है, कभी इंक्रीज होती है कभी डिक्रीज होती है। ऐसे ही इन्वेस्टमेंट भी, इनकम भी, ये टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं। तो अगर ये टाइम टू टाइम चेंजेस हो रहे हैं तो कैसे हमारा एग्रीगेट डिमांड कर्व बनेगा, कैसा इक्विलिब्रियम कब आएगा, वो सब इसमें स्टडी करेंगे हम। ओके, इसका भी पहले हम डायग्राम समझते हैं। ओके, अब बिल्कुल इजी है आपका डायग्राम, पहले हम जो हमने स्टैटिक में समझा ना उसी को लेके चलते हैं। एडी हमारा ये रहा, एएस ये रहा, जहाँ एडी और एएस मैच कर रहे हैं दैट इज इक्विलिब्रियम सिचुएशन, एंड वही आपका क्या है, नेशनल इनकम। ये बिल्कुल आपका सेम है पहले वाला। ओके, अब कंपैरेटिव में क्या कहते हैं कि कुछ ना कुछ आपका चेंज होगा, हो सकता है इन्वेस्टमेंट कम हो जाए, इन्वेस्टमेंट बढ़ जाए, तो क्या क्या आपके चेंजेस आएंगे। ठीक है, आप करते हैं उस चीज को समझते हैं। अब हमें पता है y किसके इक्वल है, c प्लस आई के, ये तो हमारा सेम है पुराना। अब कहते हैं अगर इन्वेस्टमेंट आपकी कम हो जाती है, क्या कम हो रही है, इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अगर आपकी इन्वेस्टमेंट कम होती है तो इसका मतलब क्या है, आपकी इन्वेस्टमेंट यहाँ चेंज इन इन्वेस्टमेंट कम होएगी, चेंज इन इन्वेस्टमेंट। ओके, अगर आपकी इन्वेस्टमेंट कम हो गई इसका मतलब आपका जो वाई है वो भी कम होगा। वाई क्या है यहाँ पे, इनकम। इनकम कैसे हम डिनोट कर रहे हैं यहाँ पे, एग्रीगेट डिमांड से। जितनी आपकी इनकम होगी उतनी ही आप डिमांड कर पाओगे ना। जो आपका ये एडी बन रहा है ना वो सी प्लस आई को मिला के ही बनता होता है। इट मीन्स वाई और एडी एक ही बात है। ओके, तो इसका मतलब अगर आपका आई रिड्यूस हो रहा है तो इसका मतलब वाई भी कम होगा। वाई कम होगा तो इसका मतलब एग्रीगेट डिमांड भी कम होगी, तभी हमारा एग्रीगेट डिमांड कर्व क्या हो रहा है, नीचे आ रहा है। बट हाँ, एक चीज ध्यान रखना, फर्स्ट एडी हमारा ये रहा और जो हमारा सेकंड एडी चेंज होके आ रहा है इन्वेस्टमेंट के कम होने के कारण, वो बिल्कुल पैरेलल होगा फर्स्ट के, बिल्कुल पैरेलल। क्योंकि यहाँ पे ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है, कभी भी अगर ये चेंज हो रहा है कम हो रहा है ऐसा नहीं होगा या ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल सेम पैरेलल लेवल से ही कम होगा। ओके, अब जब नया हमारा एडी आया, एडी वन दिस इज, तब हमारी एडी वन ये रहा, सप्लाई कर्व ये रहा, तो इक्विलिब्रियम सिचुएशन क्या आएगी यहाँ पे। यही कहते हैं कंपैरेटिव एनालिसिस कि आपके इन्वेस्टमेंट में कुछ ना कुछ चेंजेस आने के कारण आपका एग्रीगेट डिमांड कर्व क्या होता है, चेंज होता है। ओके, अब अगेन मीनिंग पे आते हैं। We know that macro variables total investment, total consumption changes with the passage of time, ये हमें पता है। As a result, economy keeps on reaching different level of equilibrium. Thus, this method of comparative macrostatic involve a comparative study of different equilibrium attained by economy. अभी हमने देखा ना कि हमारी एडी और हमारी एग्रीगेट सप्लाई की इक्विलिब्रियम सिचुएशन यहाँ थी, और जब हमारा एडी चेंज हो गया तो हमारा ये भी चेंज हो गया, इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो यही बता रहा है कंपैरेटिव स्टडी में कि आपका डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे इक्विलिब्रियम हो सकता है इस पॉइंट पे। ओके, स्टैटिक मैक्रो की तरह ये नहीं है जो बिल्कुल सेम रहेगा ऑल द टाइम, इसमें चेंजेस आते रहेंगे जो एक्चुअल में आते ही हैं। ओके, आई होप आपको डायग्राम्स और ये मीनिंग वगैरह क्लियर हो गए होंगे। अगर कहीं भी डाउट है, आपको कोई कंसेप्ट समझ नहीं आ रहा
या फिर कोई भी डायग्राम में कुछ डाउट है आपको, देन आप फ्रीली कमेंट सेक्शन में आपका डाउट राइट कर सकते हैं। आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए, देन वो भी आप कमेंट सेक्शन में टाइप कर सकते हैं। तो हम कोशिश करेंगे जल्दी से आपके उस डाउट का, या आपकी जो भी आप पर्टिकुलर वीडियो चाहते हो किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे, तो वो आपको वीडियो मिल जाएगी। नेक्स्ट आते हैं मैक्रो डायनामिक पे, जो लास्ट टाइप है। ओके, अब इसका पहले हम डायग्राम समझते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या कह रहे हैं देखते हैं। एग्रीगेट डिमांड कर्व हमारा सेम है, एग्रीगेट सप्लाई कर्व भी हमारा सेम है, दिस इज इक्विलिब्रियम, यहाँ तक बिल्कुल सेम है। ओके, उसके बाद आगे आते हैं। हमें पता है y किसके इक्वल है, कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट की। ठीक है, अब जैसे हमने कंपैरेटिव में किया ना कि इन्वेस्टमेंट को रिड्यूस कर दे तो क्या क्या इफेक्ट होंगे, यहाँ भी हमने यही करना है। अगर हमारी इन्वेस्टमेंट अज्यूम करते हैं रिड्यूस हो रही है, तो चेंज इन इन्वेस्टमेंट होगा, कम होगा ये चीज। इसका मतलब हमारी इनकम कम हो जाएगी, इनकम कम होगी तो इसका मतलब हमारा जो एग्रीगेट डिमांड कर वो भी नीचे आएगा। यहाँ तक सेम है। कंपैरेटिव यही कहता था कि आपका एडी नीचे आ जाएगा पैरेलल तरीके से, और आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट भी चेंज होगा, यहीं तक पढ़ा हमने। बट हमारा डायनामिक मैक्रो क्या कहता है, कहता है सिर्फ जो हमारे चेंजेस आ रहे हैं उसका सिर्फ एक इफेक्ट नहीं होगा, मल्टीपल इफेक्ट होंगे। जैसे अगर आपकी इनकम कम होगी, अगर आपके पास पैसे ही कम है तो आप कंजप्शन ज़्यादा करोगे या कम करोगे? ऑफ कोर्स पैसे कम है तो कंजप्शन भी क्या होगी, कम। अगर मार्केट में कंजप्शन नहीं हो रही, डिमांड नहीं हो रही, इसका मतलब इनकम कम जनरेट होगी, फिर वही इनकम कम, देन अगेन कंजप्शन कम। तो इसका मतलब जो सर्कल है रिडक्शन का, ये तो चलता जाएगा कॉन्टिन्यूसली। यही कहता है डायनामिक मैक्रो कि आपके जो चेंजेस है ना, ये कंटिन्यूस चलते जाएंगे जब तक कि आपके कोई ना कोई फैक्टर इंक्रीज ना हो। ठीक है, आप इस कारण होते हैं मल्टीप्लायर के कारण। मल्टीप्लायर चैप्टर भी आगे हम डिटेल में करेंगे। मल्टीप्लायर क्या कहता है कि एक किसी भी चीज में चेंजेस होने के काफी सारे इफेक्ट होते हैं, उसी के कारण हमारे यहाँ कई इफेक्ट हमें देखने को मिल रहे हैं। ओके, अब हम यहाँ मीनिंग में थोड़ा सा देखते हैं। डायनामिक इज अ सिस्टम ऑफ मूवमेंट that is never in equilibrium. The macrodynamic analysis deal with the time and path that the system takes and follow to establish a new equilibrium after it is broken down due to changes in different macroeconomic variable। अब देखो मैक्रोडायनामिक भी यही कह रहा है वैसे तो, कि जो आपके इन्वेस्टमेंट जो भी आपके फैक्टर है इसमें चेंजेस आ रहे हैं, और उसके चेंजेस इतने ज्यादा है ना, तभी वो कह रहे हैं इक्विलिब्रियम में कभी हो ही नहीं सकता, बारी बार चेंज होगा। नेवर का मतलब ये है कि आपका जो इक्विलिब्रियम होगा ना, बारी बारी शिफ्टिंग होगा। ओके, आई होप आपको ये जो हमारे जितने भी हमने टाइप्स किए डायग्राम्स किए क्लियर हो गए होंगे, है ना। अगर कहीं भी डाउट है तो आप फ्रीली कमेंट सेक्शन में टाइप कर सकते हो। ओके, अगर आपने अभी भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन so that new video notification will get you to soon. Okay, thank you. Have a nice day. Stay tuned.